गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनन्या स्वराज और मैं इस समाजशास्त्र के वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं वो है एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट संस्कृतिजाइजेशन। संस्कृतिजाइजेशन को हिंदी में संस्कृतिकरण की अवधारणा भी कहते हैं। इसके साथ हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इससे ही रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि डिसंस्कृतिजाइजेशन, रीसंस्कृतिजाइजेशन, कॉन्ट्रा अकल्चरेशन, डिफ्यूजन, अकल्चरेशन, एनकल्चरेशन, ट्रांसकल्चरेशन एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। समाजशास्त्र में संस्कृतिजाइजेशन यानी कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एक बेहद ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह जाति से संबंधित है। जैसा कि सभी लोग जो भी इंडिया में है, हिंदू धर्म की यह विशेषता है कि जो हमारा हिंदू समाज है वो विभिन्न जातियों में विभाजित है और विभिन्न जातियां पुनः सब कास्ट में डिवाइडेड है। तो इसी पर कास्ट के ऊपर ही एम.एन. श्रीनिवास, जो कि बहुत ही एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनका की कार्य था। इनका पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। इन्होंने अपने एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी किया था हिंदू रिलीजन के अंतर्गत कास्ट सिस्टम पर। तो इन्होंने कुछ विशेषताएं पाई जो कि हमारे समाज में घट रही थी। बेसिकली ये रिलेटेड है सोशल चेंज से, कि समाज में कास्ट से संबंधित क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे। तो इन्होंने एक विशेष परिवर्तन को हमारे कास्ट सिस्टम में देखा, जिसको कि उन्होंने नाम दिया संस्कृतिजाइजेशन यानी कि संस्कृतिकरण की। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो संस्कृतिजाइजेशन है या संस्कृतिकरण है, इसकी जो खोज की ये एम.एन. श्रीनिवास ने की। तो वो गए थे अपने अध्ययन के लिए दक्षिण भारत के मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में। कुर्ग जो लोग हैं उनका अध्ययन करने के लिए। तो उन्होंने इसमें पाया था कि निम्न जातियों के समूहों ने ब्राह्मण की प्रथाओं, कर्मकांडों, जीवन पद्धतियों, भोजन संबंधी आदतों, वेशभूषा आदि का अनुकरण करके जाति संस्तरण में एक दो पीढ़ियों में उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसका कि अर्थ ये है कि जो भी ब्राह्मण नहीं है, वो लोग, स्पेशली निम्न जाति की बात हो रही है, जो भी हमारे समाज में माने जाते हैं, जो कि कास्ट हायरार्की में जिनको नीचे रखा गया है, ये उनकी बात हो रही है। उन लोगों ने ब्राह्मणों की जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको, या फिर जीवन पद्धति होती है, उनको उन्होंने कॉपी करने का प्रयास किया अपने लाइफ में। ये ऐसा क्यों करना चाहते थे? ये चाहते थे ताकि समाज में जो इनकी स्थिति है वह ऊंची हो जाए। जैसे इन्हें लगा, इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन में पाया, ये पाया कि लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम लोग उनके जैसा रिचुअल्स फॉलो करेंगे, उनके जैसा जीवन पद्धति अपनाएंगे, तो शायद समाज में हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी। तो इन्होंने इस चीज़ को इसकी व्याख्या करने के लिए इसको जो नाम दिया वो दिया ब्राह्मणीकरण का। लेकिन इन्होंने 3 किताबें लिखी थी, जिसका कि मैं नाम आगे भी बताऊंगी और अभी भी बता देती हूँ। पहला जो इन्होंने काम किया था कुर्ग लोगों पर, उससे रिलेटेड इन्होंने किताब लिखा था रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। फिर इन्होंने नोट ऑन संस्कृतिजाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन लिखा, और इन दोनों में इन्होंने संस्कृतिजाइजेशन को समझाया। लेकिन जैसे जैसे ये और भी उसके ऊपर कार्य करते रहे, तो फिर इन्होंने अपने संस्कृतिजाइजेशन के कॉन्सेप्ट में भी सुधार लाया, और फाइनली इन्होंने जो किताब में जो वर्णन किया है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज में ये लिखते हैं, जो कि 1962 में पब्लिश हुई थी। इसमें ये कहते हैं, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक
निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन के तरीके को उच्च और अधिकतर द्विज जाति की दिशा में बदलते हैं। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1-2 पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। ये श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की परिभाषा दी गई थी और इस प्रक्रिया को भी उन्होंने इस परिभाषा के साथ समझाया है। आगे जो इससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें मैंने 7 कॉन्सेप्ट्स चुने हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगी। जैसे कई समाजशास्त्री थे, जैसे मजुमदार हो गए, मिल्टन हो गए, योगेंद्र सिंह हो गए, इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को पढ़ा, समझा और इससे संबंधित कई अवधारणाओं को उन्होंने भी जन्म दिया। जैसे कि पहली जो अवधारणा है जो मैं डिस्कस करूंगी वो है डिसंस्कृताइजेशन का, यानी कि असंस्कृतिकरण। ये डी.एन. मजुमदार, मिल्टन सिंगर, एस.के. श्रीवास्तव, एस.एल. कालिया आदि ने भारतीय समाज में जो अध्ययन किया था और इन्होंने असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया का वर्णन किया है। इनके अनुसार जैसे जब कोई उच्च जाति, जैसे कि उदाहरण के लिए ब्राह्मण, अपनी संस्कृति, कर्मकांडों, आदर्शों, मूल्यों, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज और कई परंपराओं का जब त्याग करती है तो उस प्रक्रिया को असंस्कृतिकरण कहते हैं। ये संस्कृतिकरण के बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि हमने देखा, संस्कृतिकरण में जो निम्न जातियां थीं वो द्विज जाति की देखा देखी कॉपी करके उनके प्रथाओं को, उनके लाइफस्टाइल को अपनाते थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ब्राह्मण है वही अपने ही संस्कृति को छोड़ के वो कोई और चीज़ अपना रहे हैं। तो वो चीज़ क्या अपना रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि भारत में ब्राह्मणों का क्या कार्य दिया गया है। ब्राह्मणों ने जो कार्य लिया था खुद के लिए वो था शास्त्रों और वेदों को पढ़ना, और शाकाहारी होते थे वे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शास्त्र या वेदों का अध्ययन करके उनके जानकार हों। अब वे हर फील्ड में जा रहे हैं, अपनी जो उनकी पारंपरिक जो कार्य थे उन्होंने उसको छोड़ दिया है। अब वो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन भी हो रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो लोग अपने ही आदतों को, जो उनका लाइफस्टाइल था वो उसको खुद ही छोड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या कहा गया, इस चीज़ को असंस्कृतिकरण का नाम दिया गया। अब जो दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट है रीसंस्कृताइजेशन का, यानी पुनः संस्कृतिकरण का। इसमें योगेंद्र सिंह बहुत ही फेमस सोशोलॉजिस्ट थे, काफ़ी दिनों तक, सालों तक इन्होंने जेएनयू में भी पढ़ाया है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि रीसंस्कृताइजेशन यानी कि पुनः संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले से पश्चिमीकृत या आधुनिकीकृत समूह आधुनिकीकरण के बहुत से प्रतीकों, जैसे कि वेशभूषा, खान पान की आदतों, जीवन शैली और राजनैतिक विचारिकी का त्याग करता है और परंपरागत सांस्कृतिक प्रतीकों, विश्वासों की ओर पुनः लौटता है। यानी कि हम ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा समाज जो कि मॉडर्न है और वेस्टर्न कल्चर की संस्कृति में लिप्त है, लेकिन वो क्या करता है, अपने वेस्टर्न और मॉडर्न वेशभूषा को और आदतों को छोड़ करके वो अपने हिंदू जो
पारंपरिक जो वेशभूषा है या जो आदतें हैं उनको अपनाता है। इसको कहते हैं रीसंस्कृताइजेशन। जैसे कि उदाहरण भी देते हैं ये कि जैसे उत्तर प्रदेश के गांवों में अध्ययन के दौरान देखा गया था कि जो वहाँ के राजपूत थे उन्होंने स्वतंत्रता के पहले क्या किया कि पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया था, लेकिन फिर जब स्वतंत्रता भारत को मिल गई तो फिर से वे परंपरागत हिंदू संस्कृति को अपनाना वे शुरू कर दिए। मतलब कि मॉडर्न होकर के वेस्टर्न कल्चर को अपना करके फिर से इंडियन कल्चर की तरफ वो लौट कर आ गए। तो ये जो प्रक्रिया है इसको इन्होंने योगेंद्र सिंह ने बोला है, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी ने बोला है कि ये इसे रीसंस्कृताइजेशन कहा है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रतिपर संस्कृति ग्रहण, यानी कि कॉन्ट्रा अकल्चरेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डी.एन. मजुमदार एवं टी.एन. मदान ने अपनी कृति सामाजिक मानव शास्त्र परिचय में दिया है। ये क्या कहते हैं, अधिकृत या प्रभावी संस्कृति पहले तो टूटती है किंतु बाद में अपने व्यक्तित्व के क्षय की पूर्ति हेतु प्रतिक्रियाशील हो उठती है। ऐसी प्रतिक्रिया प्रतिपर संस्कृति ग्रहण कहलाती है। इसको इन्होंने एक उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की है। इन्होंने झारखंड का उदाहरण दिया है, झारखंड आंदोलन का इन्होंने उदाहरण दिया है और कहा है कि जैसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र की जो जनजातियां थी उनका शोषण हो रहा था और ये जनजातियां जो थी उनका एक अपना ही कल्चर था जो उन पे प्रभावशाली था, लेकिन जब बाहरी लोग आए उनका कल्चर उन पे हावी हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका शोषण हो रहा है और ये नव चेतना का फील किए या फिर जागरूक हुए और उसके बाद इन्होंने विरोध किया और फिर उसके बाद वे अपनी संस्कृति जो वो पहले अपनाए हुए थे, जो एग्जिस्ट करता था, जो उनमें प्रभावी था, उसी संस्कृति को, उसी आर्थिक तथा राजनैतिक और सामाजिक स्वायत्तता की वो मांग करने लगे। तो देखते हैं कि इनके जो परिभाषा के अनुसार है वो ये कहते हैं कि जो भी संस्कृति जो होती है जो प्रभावी होती है लोगों में, वो पहले किसी भी कारणवश वो टूट सकता है, लेकिन बाद में उसमें हो सकता है जब वो टूटे तो उसमें कुछ हानि हो जाए, कुछ लॉस हो जाए, लेकिन बाद में वो फिर से अपने आप को खड़ा करने का प्रयास करता है। तो इस कॉन्सेप्ट का अर्थ यही है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफ्यूजन, यानी प्रसार का। इसके अनुसार जब संस्कृति के जो तत्व होते हैं या संस्कृति का जो संकुल होता है वो जब प्रसारित होता है, जब फैलता है, संस्कृति कल्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो फैलते हैं समाज में, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, प्रसार कहा जाता है। वो कोई भी कल्चर हो सकता है और उसके जो हर कल्चर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जब वो फैलते हैं समाज में, कई लोग, फैलना मतलब हो गया कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उसको अपनाते हैं, जब उसकी पहुंच दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा होती है, चाहे वो देखकर हो, सुनकर हो या पढ़कर हो, किसी भी तरीके से हो सकती है। आजकल जैसे हमारा ज़माना टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो फेसबुक के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कोई भी कल्चर जो है वो जल्दी प्रसार उसका होता है। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग जो देखते हैं वो उसको अपना भी लें, है ना। तो यहाँ पर देखना है कितने लोग उसको अपनाते हैं, कितने लोग सिर्फ जानकारी के लिए देखते हैं। अगला जो हमारा 5वां जो कॉन्सेप्ट है वो है अकल्चरेशन, यानी कि पर संस्कृति ग्रहण की। इस कॉन्सेप्ट का अर्थ यह है कि अगर एक संस्कृति है और वो दूसरे से प्रभावित हो रही है और वो बदल रही है, तब इस प्रक्रिया को अकल्चरेशन यानी कि पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है।
हालांकि यह पूरी तरह से नहीं हो पाता है और लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं इसके। इसके बाद जो छठा कॉन्सेप्ट है वो है अकल्चरेशन का। इसके अनुसार हर समाज की अपनी संस्कृति होती है और इस संस्कृति को सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वहाँ के लोगों को सिखाया जाता है और यह सीखने की जो प्रक्रिया होती है यह बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो अगर किसी समाज में कोई बच्चा है तो और उसको वहाँ की संस्कृति और परंपराओं को सिखाया जा रहा है और वो बच्चा उसको सीखता है, साथ ही साथ उसका अनुपालन करता है, तो इस संस्कृति सिखाने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं संस्कृति अंतर्ग्रहण यानी कि इनकल्चरेशन। सातवां जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अंतर संस्कृतिकरण यानी ट्रांसकल्चरेशन। इसके अनुसार जब संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल का विनियमन होता है तो उसे अंतर संस्कृतिकरण कहते हैं। तो ये थे संस्कृतिकरण और उससे संबंधित कई अवधारणाएं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू और अगर कोई सजेशन है आप वो भी दे सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।